बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे, हमने एक नया टॉपिक लिया हुआ है ईथर। बच्चों, आज मैं आपको ईथर को बनाने के लिए विधियां बताने वाला हूं, जिसमें मैं सबसे पहली जो विधि ईथर को बनाने के लिए ले रहा हूं, उस विधि के बारे में आपको बता दूं। ये विधि है प्रयोगशाला विधि। ठीक है बच्चों, बहुत प्राथमिकता के साथ आप इस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार ये जो विधि है ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो बच्चों, प्रयोगशाला विधि ईथर को बनाने के लिए हो या किसी अन्य पदार्थों को बनाने के लिए हो, जब भी ऐसी कोई विधि आती है तो हम हमेशा उसको 3 भागों में समझाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लेते हैं उपकरण का रेखा चित्र, और तीसरा और महत्वपूर्ण पद है बच्चों, हम लेते हैं प्रयोग विधि। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से आप समझ के रखिए कि जब भी प्रयोगशाला विधि हम यूज़ करेंगे किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए, चाहे वो ईथर हो, एल्कोहल हो, आने वाले समय के हिसाब से टॉपिक बदलेंगे भी, हम हमेशा उनको इन्हीं 3 भागों में समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे रासायनिक समीकरण को, फिर हम उपकरण का रेखा चित्र भी दिखाएंगे आपको, और बच्चों उपकरण के रेखा चित्र के साथ हम आपको यहाँ पर उसकी प्रयोग विधि भी पूरी डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों, मैं पहला पद आपके सामने ले लेता हूँ, रासायनिक समीकरण। तो जल्दी से हम रासायनिक समीकरण पर बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, रासायनिक समीकरण पहला पॉइंट मैंने लिया है रासायनिक समीकरण। बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए, ईथर को बनाने के लिए मैं जो विधि इस्तेमाल कर रहा हूं वो प्रयोगशाला विधि है, और प्रयोगशाला में ईथर को बनाने के लिए हम सबसे पहले इथाइल अल्कोहल C2H5OH और सल्फ्यूरिक अम्ल HSO4 को लेकर हम क्या करते हैं बच्चों, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, हम इनको गर्म करते हैं बच्चों, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर। एल्कोहल जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो बच्चों एल्कोहल का ये OH वाला जो भाग है ना, आप देख रहे हो यहां से, ये OH वाला भाग, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के H वाले पद से अभिकृत हो जाएगा, क्रिया कर लेगा, और ये अपने आप को बदल देगा, किसमें, H2O में बदल देगा। प्लस इसके अतिरिक्त बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये C2H5 और यहां से ये HSO4 वाला जो पद दिखेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा, और ये बदल जाएगा C2H5HSO4 में। बच्चों ये जो नया पदार्थ आपके सामने बनेगा, इस पदार्थ को हम बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमको सबसे पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसको हमने बोला है एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, और ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये अभिक्रिया का हमने प्रथम जो पद है, तो हमने अभिक्रिया के प्रथम पद को क्या किया, समझा। बच्चों अभिक्रिया अपने दूसरे पद पर अग्रसर होगी, और अभिक्रिया जब अपने द्वितीय पद पर अग्रसर होगी तो देखिए क्या होगा द्वितीय पद में। ठीक है, समझिए, द्वितीय पद में पहले पद में मिलने वाला जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, अब ये अभिकृत होगा, आगे क्रिया में भाग लेगा C2H5HSO4, और ये एल्कोहल की अतिरिक्त मात्रा के साथ क्रिया करेगा, HO C2H5।
बच्चों हम अभिक्रिया के ताप को 110 से बढ़ाकर 140 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे, तापमान को बढ़ाकर। ठीक है, इस समय अंतराल पर क्या होगा, ये HSO4 वाला जो भाग है ये अल्कोहल के H वाले पद से अभिकृत हो जाएगा और हम देखेंगे कि हमको पुनः H2SO4 की जो मात्रा है ना, मूल मात्रा, वो हमको प्राप्त हो जाएगी। जितना सल्फ्यूरिक हमने इस्तेमाल किया था उतना सल्फ्यूरिक अम्ल हमको वापस मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों ये जो C2H5 वाला पद आप देख रहे हो ना, ये C2H5 OC2H5 से जुड़ जाएगा और हमको एक पदार्थ यहां पर प्राप्त होगा, वो पदार्थ होगा C2H5 OC2H5। इस पदार्थ को बोलने वाले हैं बच्चों हम डाई एथिल ईथर। ये जो नया पदार्थ बना बच्चों, इस पदार्थ को हमने क्या बोला, ये बन गया डाई एथिल ईथर। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले रासायनिक समीकरण मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम पदों को इस्तेमाल करके प्रयोगशाला विधि में हम डाई एथिल ईथर का निर्माण करेंगे। बच्चों ये पूरा पद जिस उपकरण में घटित होगा, अब वो उपकरण का रेखा चित्र आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो जल्दी से हम देखेंगे उपकरण का रेखा चित्र। दूसरा पद है हमारा उपकरण का रेखा चित्र। बच्चों उपकरण के रेखा चित्र एवं इसकी जो प्रयोग विधि होगी ना, वो मैं साथ में डिस्क्राइब कर देता हूं, दोनों एक साथ चलेंगे यहां पर। ठीक, एवं प्रयोग विधि। तो उपकरण का रेखा चित्र भी बनाता जाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास एक स्टैंड होता है इस तरह से। ठीक है, हमारे पास एक स्टैंड होता है। बच्चों हम एक लंबी गर्दन का क्रॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, गोल पेंदे का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ठीक, जिसको कि स्टैंड की सहायता से हम इस तरह से क्या कर देते हैं बच्चों, टाइट कर देते हैं। फिर एक हमारे पास जाली ऊष्मक होता है। जाली ऊष्मक पर हम इसको रखकर बच्चों, जाली ऊष्मक पर हम इसको रखकर नीचे से गैस बर्नर की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, इसको हम ताप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंड पर रखा होता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त इसके ऊपर एक थर्मामीटर लगा होता है, तापमापी बोलते हैं जिसको आप लोग, इस तरह से, जो कि पूरे पात्र के ताप को क्या करता रहेगा, समय के साथ मेजर करेगा। बच्चों इसमें लगा होता है एक थिसिल फनल, थिसिल फनल भी लगा होता है इस तरह से, और इससे एक कैपिलरी ट्यूब भी लगी होती है जो कि लगभग 45 डिग्री के कोण पर इस तरह से, ठीक है, एक संघनित्र से जुड़ी होती है। और जो आगे चलकर यहां पे एक जल संघनित्र होता है इस तरह से, और जो आगे चलकर बच्चों इस तरह से इसके अंदर शुद्ध या ठंडा जल भरा होता है। ठीक है, जिससे कि आने वाली जो गैसें होती हैं उनका वातावरण शीतल बना रहे और किसी भी प्रकार की क्षति हमारी ट्यूब को ना हो। आगे चलकर इसका संबंध एक एकत्रक से होता है, इस तरह से वो एकत्रक होता है। ये एक बोतल नुमा पात्र होता है जिसमें कि हम जो भी रसायन बनाएंगे या जिसका हम निर्माण करेंगे उसमें इसको स्टोर करेंगे। बच्चों ये जो संघनित्र है ये भी एक स्टैंड की सहायता से फिटेड होता है इस तरह से, ताकि ये हिले डोले ना और लंबे समय तक इसको स्थिर अवस्था में रखा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये उपकरण होता है। बच्चों सबसे पहले करना क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों ये जो थिसिल कीप आप देख रहे हो ना, इसमें होता है C2H5OH एथिल अल्कोहल। और बच्चों ये जो हमारा गोल पेंदी का फ्लास्क देख रहे हो, इसमें हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लगभग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की एक लगभग 10 ml मात्रा, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। 25 ml ले लीजिए, 10 ml ले लीजिए, 50 ml ले लीजिए, आप कितना बनाना चाहते हैं। मैं 10 ml लेकर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो 10 ml मात्रा हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की गोल पेंदी की फ्लास्क में ले ली सबसे पहले, और फिर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको
गैस बर्नर की सहायता से नीचे से गर्म करना प्रारंभ करेंगे। बच्चों जैसे जैसे हम देखेंगे कि अभिक्रिया का ताप बढ़ते हुए 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, हम यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा को, है ना, पिंच कॉक को हम यहाँ से नॉब को पुश करेंगे, पिंच कॉक को, और यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वो बूंद बूंद करके हम इसमें मिलाएंगे। जैसे जैसे बच्चों हम सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें मिलाते जाएंगे, आपने देखा था अभिक्रिया का पहला पद जो अल्कोहल था वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा था, अभिकृत कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा था, और अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। इस तरह से वो पदार्थ बन रहा था। बच्चों दूसरे पद में क्या होगा, जब हम देखेंगे कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा तो फ्लास्क के अंदर जो पदार्थ होगा इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, वो येलोइश हो जाएगा, वो पीले रंग में कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जब वो पीले रंग में बदल जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो निर्मित हो चुका है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप ताप के मान को बढ़ा देंगे और ताप के मान को बढ़ाकर 140 डिग्री कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ताप के मान को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि गोल्डपेंदी के फ्लास्क में जो येलो कलर का जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट निर्मित हुआ है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी जो पीपीटी था वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो डिसअपियर होगा। उसी समय अंतराल पर एथिल अल्कोहल की और अतिरिक्त मात्रा बूंद बूंद करके मिलाइए तो अभिक्रिया द्वितीय पद की ओर अग्रसर हो जाएगी और जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है बच्चों वो अतिरिक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत होना स्टार्ट कर देगा और इस तरह से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करना जो है वो प्रारंभ कर देगा बच्चों। तो इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है, HOC2H5। तो बच्चों ये HSO4 वाला जो पार्ट है ये रिएक्ट करेगा और ये वापस H2SO4 बना देगा और हमारा जो कंपाउंड है वो हमको ईथर के रूप में इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो विधि है ये विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रयोगशाला विधि भी है। बच्चों इस विधि में हमने प्रारंभ में जितना सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाए होते हैं हमको उतना सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अंत में भी प्राप्त हो जाता है और यही वजह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की असीमित मात्रा को ईथर में क्या कर सकती है, बदल सकती, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था और यही वजह है कि विलियमसन ने इसको प्रारंभ में विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि के नाम से संबोधित किया। पर बच्चों वास्तव में ये जो विधि है वो सतत नहीं है। उसके दो कारण, इसका सबसे पहला कारण है कि अभिक्रिया के पद में जल निर्मित होता है बच्चों, और ये जो जल है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिक्स होगा और उसकी सांद्रता को कम करता जाएगा, तो एक निश्चित समय के बाद जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। दूसरा कारण कि जो अभिक्रिया है वो उच्च ताप पर होती है, 110 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह अभिक्रिया जो है वो कंडक्ट होगी, संपन्न होगी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा जो वो सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प में भी परिवर्तित होगी, जिससे समय के साथ जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बच्चों सबसे ये दो कारण भी मिलेंगे जबकि ये विधि सतत नहीं होगी। बच्चों आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर के लिए कंप्लीट किया है। बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।